अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2025 का फेलियर का जो पेपर हुआ है अभी सप्ली वालों का, उसके सेक्शन ए को जो है मैं डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज़ के आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक है सर, तो 2025, ठीक है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सेक्शन ए, ठीक है सर, इसके जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और ये हमारा कल परसों ही पेपर हुआ है, जिसमें जो है वो कल ही मुझे ये पेपर भी रिसीव हुआ है आज। और कल मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले पेपर सप्ली आई थी, इस बार मैंने पेपर दिया और इस बार मैंने कोशिश की थी आप लोगों को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ सिखा दूँ। तो जितने लेक्चर्स हो सके थे मैंने अपलोड किए हैं और इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ अभी भी। जो रेगुलर का पेपर होना है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का, उससे पहले कोशिश है मेरी कि मैं चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूँ। ठीक है सर, तो उन्होंने कहा कि सर जितनी आपने चीज़ें कवर करा दी थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चीज़ें की और मेरा पेपर भी अच्छा हो गया है और उम्मीद है मैं पास भी हो जाऊँगा। ठीक है सर, 100% तो मैंने कवर नहीं कराई थी चीज़ें, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने 50%, 50 to 60% मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी दो चीज़ें आपको करा दी थी। तो आज भी जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, और ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि मैं आपको रीज़न भी दे सकूं, मैं आपको बता सकूं कि यार इसका जो सही ऑप्शन है वो क्यों सही है और जो बाकी ऑप्शन थे गलत थे वो क्यों गलत थे। ठीक है, ताकि एक जो ऑप्शंस गिवन है हम इसी में ही जो है वो हम 3-4 एमसीक्यू सीख जाए। ठीक है, मुझे पता है कि एमसीक्यू एग्जामिनर जो है वो यही करता है कि अगली बार थोड़ी वर्डिंग चेंज करता है और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करता है और वही होता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंटर के स्टूडेंट ने रट्टे लगाए होते हैं तो फिर उनको समझ में ही नहीं आती कि क्या करूँ, हालांकि बहुत ईजी होते हैं एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ वाहिद होते हैं क्वेश्चन होता है जो आपको पूरे मार्क्स दिलाता है, 20 में से 20। ठीक है, तो 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स बहुत होते हैं आपके लिए। अच्छा सर, तो मेरी और दूसरी बात ये है कि मैंने अभी जो है वो आप लोगों को सेक्शन ए करा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में सेक्शन बी और उससे अगली वीडियो में सेक्शन सी। ये तब होगा जब इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है सर, उसके बाद आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाना है, इस पर लाइक करना है वीडियोस को और कोशिश करें ज़्यादा से शेयर करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, तो फिर मैं भी इंशाल्लाह एफर्ट्स करूँगा आप लोगों के लिए, फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी भी बनाऊँगा। ठीक है सर, नहीं तो फिर जो है वो सेक्शन बी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब टाइम मिला उसको बना लूँगा, फिर सेक्शन सी। लेकिन अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं और जल्दी बना दूँगा। और यकीन करें मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं ईद बनाने के लिए अपने शहर आया हुआ हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे यहाँ पे नेट वगैरह के इशू की। लेकिन खैर आज के जो है वो हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सप्ली के पेपर की एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है सर, ये रहा 2025। ठीक है, और 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है सर, तो अगर मैं पहले को पढ़ूँ तो पहले में हमें क्या कहता है, पहले एमसीक्यूज़ में हमें कहता है कि दिस इज़ नॉट अ करंट एसेट। कौन सा करंट एसेट नहीं होता? अब करंट एसेट बेसिकली होते क्या है? करंट एसेट आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है शुरू के लेक्चर्स में कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 12 मंथ से कम में जो है वो आपको बेनिफिट दे रहे हो। ठीक है, मतलब 12 महीने से कम जिनकी लाइफ हो। ठीक है, 12 महीने से कम जिनकी लाइफ हो उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। ठीक है सर, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, किसी को आपने उधार दिया है, किसी से पैसे लेने, ज़्यादातर ये होता है कि आपको जो है वो पैसे विद इन 1 साल के अंदर अंदर मिल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो मेरा करंट एसेट है। आपके पास कैश पड़ा हुआ होता है, आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, परसों ख़त्म हो जाए, ज़्यादा कोशिश होती है 1 साल के अंदर अंदर हम उसको ख़त्म करें, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक करंट एसेट है। उसकी लाइफ कम है, पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर मैं एक गाड़ी की बात करता हूँ तो गाड़ी क्या है, नॉन करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है सर, तो 1 साल से कम जिसकी लाइफ है उसको हम कहते हैं करंट एसेट। तो अगर यहाँ पर भी देखें, ठीक है सर, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे कहता है विच इज़ नॉट अ करंट एसेट। कौन सा करंट एसेट है? अब अकाउंट रिसीवेबल ये हमारा करंट एसेट है। ठीक है सर, ऑफिस सप्लाइज ये भी हमारा करंट एसेट है। ऑफिस सप्लाइज मींस कि आपके पास ऑफिस में जो भी गुड्स वगैरह आप खरीदते हो, मर्चेंडाइजेज, ठीक है, जिसका आप बिजनेस करते हो, तो उसका भी पता नहीं होता आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए। ठीक है सर, तो इसीलिए उसको भी हम करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, प्रीपेड का मतलब ये होता है कि आपने किसी बंदे को एडवांस पैसे दी, किसी को एडवांस रेंट दे दिया है या कोई भी एक्सपेंस है जिसके आपके एडवांस में पैसे दे दिए, तो एडवांस भी हमें पता है कि हमारा एसेट होता है। हमने शुरू में ये पूरी लिस्टिंग कंप्लीट की थी। तो सर लास्ट जो ऑप्शन बचता है हमारे पास वो फर्नीचर है। तो फर्नीचर जो है वो हमारा
क्या है, एक नॉन करंट एसेट है। ठीक है सर, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि फर्नीचर हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट है। फिर उसके बाद दूसरे पे कहता है कि दिस इज अ लाइबिलिटी। कौन सी अब लाइबिलिटी? अब मशीन तो एसेट है। ठीक है सर, कैपिटल ये भी हमारा कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। अकाउंट रिसीवेबल ये भी हमारा एक एसेट होता है। लेकिन सर हमारे पास लोन आ रहा है, तो सर लोन हमारी लाइबिलिटी। अब मुझे बताओ यार, ये कोई मुश्किल एमसीक्यूज है? मुझे बताओ, खुद बताओ आप लोग, ये कोई मुश्किल है? मेरे ख्याल से तो मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, अगर आप लोगों ने सही से चीज़ें समझी हुई है, लेक्चर्स दिए हुए, यकीन करो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर जितने मैंने अपलोड किए वो ले लिए ना, आप सेक्शन ए आराम से पूरा सही कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 15 एमसीक्यूज़ तो आपके आराम से अटैम्प्ट हो रहे हैं, जितना मैंने कवर कराया 15 एमसीक्यूज़। लेकिन अगर आपने और अच्छे से लेक्चर्स लिए हैं तो मैंने वहाँ पे और डिटेल में चीज़ें समझाई है। इंशाल्लाह आपके 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पे पूरे इजीली बन जाएंगे। और सेक्शन बी में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे मॉडल पेपर्स अभी शेयर किए थे, मॉडल पेपर्स आए थे, तो उसमें से देखें आपके कितने टॉपिक्स आपके आए हुए। सिर्फ सेक्शन सी का 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आपके 20 मार्क्स से 25 मार्क्स आपके वहाँ से कवर भी हो रहे हैं, 20 से 30 मार्क्स आपके वहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है सर, तो कोशिश है इंशाल्लाह मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें कवर करा दूँ। दूसरे का ऑप्शन भी हमने देख लिया। फिर तीसरे पे आते हैं सर, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। और तीसरे पे आते हैं, कहते हैं इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। अब यार मैं आपको यहाँ पे ना बता देता हूँ कि हम, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट और ये आपको इनका स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ाए। ठीक है, एक होती है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अकाउंट के प्रेफर। एक होती है हमारे पास, सॉरी, एक होती है हमारे पास इनकम स्टेट। अच्छा, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहते हैं, ठीक है, ये बात समझने वाली। एक होती है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है सर, और एक हमारे पास होती है, ठीक है सर, और एक हमारे पास होती है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशंस बता दी, जिसमें हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है सर, यही होता है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन में भी अगर मैं देखूँ तो हमें क्या कहता है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। ठीक है सर, एक हमारे पास बैलेंस शीट होती है और एक हमारे पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट ठीक भी कहते हैं, लेकिन आप लोग चलें इसको छोड़ ही दें। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आप सिंपल ही समझ लें, एक होता है हमारे पास बैलेंस शीट होती है और एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, हम देख जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमारे पास, अगर आपने थोड़ा गौर से देखा हो ना बैलेंस शीट को, तो एक साइड पे आपके पास एसेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और एक साइड पे आपके पास लायबिलिटी आ रही होती है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद आपके पास कैपिटल आ रहा होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बैलेंस शीट में सर हमारे पास एसेट्स आते हैं, हमारे पास लायबिलिटी आती है, हमारे पास कैपिटल आता है। और सर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं। अब प्रॉफिट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? रेवेन्यू, और लॉस में हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ये दो चीज़ें आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं और बैलेंस शीट में ये आता है। ठीक है सर, ये आती है, ये चीज़ें आती है, बस और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब ये याद रखें कि बैलेंस शीट में क्या क्या आती है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है सर, ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कहते हैं इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या चीज़ नहीं होती? सर कैश, कैश तो एसेट है, एसेट तो होता है उसमें। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आपकी एसेट है सर, ये भी बैलेंस शीट में होती है। सर बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका एसेट है, एसेट तो होता है इसमें। सर एंड रेंट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, बैलेंस शीट में नहीं होता। ठीक है सर, अगर यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस, एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं। बैलेंस शीट में एसेट होता है, लायबिलिटी होती है और कैपिटल होता है, ये तीन चीज़ें होती है बस। ठीक है सर, अब आप इसको याद रखें या आप इसको याद रखें, हिसाब वही है। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये भी हमने देख लिया। फिर आते हैं चौथे पे, क्या कहता है? अलाउंस फॉर बैड डेट इज एन, अलाउंस फॉर बैड डेट हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट है। क्या है? थोड़ी इसकी लंबी डिटेल है, फिलहाल आप इसको छोड़ दें, इसकी डेप्थ में हम नहीं जाते। इंशाल्लाह हम जब इसको थोड़ा सा फर्दर मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ा माइंड आपका बन जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको भी करा दूंगा। लेकिन मैंने जब आपको एसेट और एक्सपेंस वगैरह की लिस्ट बताई थी, तो वहाँ पर ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को, ठीक है सर। अब फर्दर थोड़ा आगे चलते हैं, इस पर आ जाते हैं
ठीक है सर, ये हमारे पास है फिफ्थ, ठीक है, ये 5वें नंबर पे, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो 5वां एमसीक्यूज है। यहाँ पे कहता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की यहाँ पे एग्जामिनर बात कर रहा है और इसको हम देखेंगे तो वहाँ पे भी समझा दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये पढ़ी हुई है, जिन्होंने कर लिया हुआ है। तो कहता है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, आप बैंक में गए, आपने बैंक वाले को चेक दिया, बैंक वाले ने कहा ठीक है सर आपका चेक डिपॉजिट हो जाएगा, अब बैंक वाले को दे दिया, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं किए, बैंक में आपके अकाउंट में पैसे डाले नहीं है, चेक ले लिया है, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे उन्होंने डाले नहीं है, तो डिसऑनर्ड तो ये होगा नहीं। ठीक है सर, डिसऑनर्ड ये नहीं होगा। डिसऑनर्ड का मतलब होता है आपका चेक उन्होंने वापसी कर दिया, चेक बाउंस जिसको कहते हैं। ठीक है सर, फिर उसके बाद अगर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग चेक वो होता है कि आपको चेक मिला है लेकिन आपने अभी तक बैंक अकाउंट में दिया ही नहीं है, शो ही नहीं किया आपने, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, अनपेड है, ठीक है सर ये भी नहीं है, आप इसको अनक्लियर्ड चेक कह सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारे पास अनक्लियर्ड चेक कि भाई आपने बैंक में तो दिया है लेकिन बैंक ने आपको चेक अभी तक क्लियर नहीं करके दिया। ठीक है सर, 6 पे आते हैं। 6 पे आता है, कहते हैं इट इज़ प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ फॉलोइंग डबल एंट्री। सर ये जब हमने ट्रायल बैलेंस कवर किया था, टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस मेरे लेक्चर्स का अपलोड किया था, क्वेश्चन में मैंने समझाया था और हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मॉडल पेपर आया था उसका भी क्वेश्चन किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है सर, तो ट्रायल बैलेंस आपका जो है वो अर्थमेटिक बताता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस। ठीक है सर, अमाउंट, अर्थमेटिक का मतलब होता है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट का आपका जो है वो ये आपने कहाँ पे गलत अमाउंट ऐड किए या गलत माइनस किए तो उसको आपको सही करता है। 7 पे आते हैं। 7 पे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है ना सर, वो सी वाली, ये 2 लेक्चर्स अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किए, 3 आपको वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री को डिटेल में समझाया और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए और मेरे 4-5 क्वेश्चन और रिकॉर्ड भी कर लिए कि यार मुझे अपलोड करने हैं लेकिन नेट का इशू आ रहा है मुझे, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से आप तक वो चीज़ें भी पहुँचा दूँ। ठीक है सर, फिर उसके बाद 8 पे आते हैं, कहता है द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है सर, ये मैंने आप लोगों को जब हमने इंट्रोडक्शन के कोर्स लेक्चर्स हमने शुरू किए थे जर्नल के, वहाँ पे मैंने बताया था कि जर्नल वर्ड जोर से निकला, जोर मीन डेज, और फिर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है सर, वो हमने कर लिया। फिर सर 9 पे आते हैं, कहता है द एसेट ऑफ अ बिजनेस हैविंग, कि बिजनेस के पास है एसेट्स हमारे पास 60,000 रुपये के हैं और कैपिटल हमारे पास 40,000 रुपये है, मुझे लायबिलिटी बताओ। सर ये हमसे उसने अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी है। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका पूरा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, अभी सप्ली वालों के लिए नहीं आया, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो आपका जो एनुअल वालों का पेपर होगा वहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएगा, इसका एक प्रॉपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है सर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है कि कहती है एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है सर, कैपिटल भी कहते हैं। और यहाँ पे उसने हमें ये चीज़ बता दी कि एसेट हमारे पास कह रहा है 60,000 रुपये के। ठीक है सर, हमारे पास 60,000 रुपये के, और वो कहता है कि भाई मुझे लायबिलिटी ढूंढ के दो, और उसने कैपिटल भी हमें बता दिए कि आपके पास कैपिटल जो है वो 40,000 के। तो सर हमें लायबिलिटी फाइंड करनी है, ये लायबिलिटी पॉजिटिव है, हम इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो 60 माइनस 40 कर देंगे तो हमारे पास 20,000 रुपये लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन थी, कहाँ गए हमारे पास, ये रही। ठीक है सर, तो ये 20,000 रुपये हमारा इसका ऑप्शन है। फिर 10th पे आते हैं, तो कहता है दिस शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सर ये अभी बिल्कुल अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है सर, बैलेंस शीट बेसिकली आपको क्या बताती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की, कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा हुआ है। क्यों सर किस तरीके से हमें पता चल, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई हमें ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमारे बिजनेस की। तो सर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे आपको बताती है कि बैलेंस शीट बेसिकली बताती है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, कितना आपने उधार लिया हुआ है, और कैपिटल आपके पास कितने। यहाँ से जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो बिजनेस शेयर्स खरीदते हैं वो बैलेंस शीट को देखते हैं कि भाई ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये आपकी कंपनी की औकात बताती है कि आपकी कंपनी की औकात क्या है, कि आपके पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, कितनी उधार ली हुई है। ऐसे तो नहीं है कि आपके पास एसेट है ही नहीं और आपने उधार बहुत ज़्यादा ली हुई है। ठीक है सर, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें कौन बताती है, हमें बैलेंस शीट बताती है।
ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन है बैलेंस शीट। फिर 11 पे आते हैं। 11 पे कहता है द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय। अब मुझे बताओ यार, कैपिटल हमने पढ़ा था, कैपिटल जब भी ओनर ड्राइंग करता है तो हमारे कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। नेट लॉस आता है हमारे कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, जी सर बिल्कुल लॉस आता है, हम लॉस अपने जो है कैपिटल में उसको डाल देते हैं तो वहाँ पे कैपिटल को कम कर देता है। नेट प्रॉफिट आता है तो हमारा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है सर। जैसे कि हमने चार पार्टनर हैं हमारे पास, हमने सब ने इन्वेस्ट किया हुआ है 100 रुपया, अब हमारे पास जो है वो 200 हमारे पास जो है वो फिर अब हम 5 पार्टनर हैं, 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है हमने, ठीक है सर। 500 रुपये हमारे पास कैपिटल है टोटल, हर एक बंदे का 100 रुपया है। अब हमें जो है वो फर्दर 500 रुपये का गेन हो गया है, तो अब हर ओनर के हिस्से में कितना कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। तो अब हर ओनर के हिस्से में जब 100 रुपये आएगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये तो इफेक्ट करते हैं, ड्राइंग भी इफेक्ट करती है, लेकिन परचेज ऑफ फर्नीचर ये आपका इफेक्ट नहीं करता। सर क्यों नहीं करता? सर देखिए, जब भी हम परचेजेस वगैरह करते हैं तो हम उसको अपना एसेट वगैरह में इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, तो हमारा कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं जाता, या हम उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं परचेजेस को, ठीक है सर। वैसे हम परचेजेस को एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसीलिए। फिर सर अगर 12 की बात करूँ तो दिस अकाउंट हैज़ नॉर्मली हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। ये अब सर थोड़ी सी चीज़ है जो कि मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ट्रायल बैलेंस का अगर मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है सर, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा मॉडल पेपर का, जिसमें मैंने ट्रायल बैलेंस टी अकाउंट्स वगैरह बनवाए। तो वहाँ पे मैंने 5 हेड्स की टी अकाउंट नॉर्मल बैलेंसेस बताए थे। और यकीन करें ये जो नॉर्मल बैलेंसेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप लोग आप इसको मजाक ले रहे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं भी क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है, मैं बता रहा हूँ तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है सर, बता देता। अब सैलरी एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट साइड पे, ठीक है सर। नॉर्मल बैलेंस होता है हमारे पास इसका डेबिट साइड पे। अच्छा, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड हमारा एसेट होता है, तो एसेट का भी नॉर्मल बैलेंस हमारे पास किस साइड पे चला जाता है, हमारे पास डेबिट बैलेंस। इसका भी हमारे पास जो है वो डेबिट साइड पे बैलेंस जा रहा होता है, ठीक है सर। सेल्स रिटर्न, ठीक है सर, इसका भी हमारे पास जो है वो डेबिट पे जा रहा होता है। लेकिन सर अनअर्न्ड कमीशन बेसिकली है क्या? अनअर्न्ड कमीशन बेसिकली है लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है सर? अनअर्न्ड कमीशन का मतलब ये है कि सर आपने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, किसी से पैसे एडवांस में ले लिए, दिए नहीं है, ठीक है सर। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है आपने किसी को एडवांस में पैसे दिए, लेकिन अनअर्न्ड कमीशन का मतलब ये है कि आपने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए लेकिन अभी तक उसको सर्विसेज नहीं दी। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने आपसे एडवांस में महीने के पैसे ले लिए, भाई आप मुझे 5,000 रुपये एडवांस में पे कर दो, फिर मैं पढ़ाऊँगा आपको। अब आपने मुझे 5,000 रुपये दे दिए तो ये मेरे लिए एक अनअर्न्ड कमीशन है, ये मेरे लिए लायबिलिटी उधार है। जब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं वो मेरे लिए इनकम नहीं होगी, जैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा वो मेरे लिए इनकम होगी। तो सर अनअर्न्ड कमीशन का मतलब ये है कि भाई आपने किसी से पैसे लिए लेकिन सर्विसेज नहीं दी तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है सर। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो अनअर्न्ड कमीशन बन जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर होगी। यार देखो, एफर्ट्स चेक कर रहे हो आप कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इंशाल्लाह इसी पेपर में आपकी जो है वो पूरे 10 साल के MCQs की प्रिपरेशन कवर करा दूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप इसी को भी डिटेल में समझ लेते हैं ना यार, कोशिश करना इस लेक्चर को बार बार सुनना। एग्ज़ाम सुबह पेपर हो ना, रात में भी इस लेक्चर को सुन के जाना, ताकि इंशाल्लाह आपकी थोड़ी सी और डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये मेरे ख्याल से MCQs को इतनी डिटेल में समझाना समझने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बाकी MCQs भी इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे, ठीक है सर। फिर आते हैं इस पर, अब हमारे पास है 13 में आते हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें रेवेन्यू इक्वेशन का पूछा है, तो सर हम सबसे पहले कुछ भी नहीं करते, हमें पता है कि हम रेवेन्यू इक्वेशन लिख देंगे, रेवेन्यू इक्वेशन, ठीक है सर। रेवेन्यू इक्वेशन लिखनी है। रेवेन्यू इक्वेशन क्या कहती है कि भाई प्रॉफिट या फिर लॉस बराबर होता है हमारे पास रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है सर, यही हमें बताता है। तो सर अगर मैं इधर आऊँ अपना, तो यहाँ पे मैं कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 60,000 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ पे उसने हमें कहा नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर देता है, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि भाई मुझे एक्सपेंसेस निकाल के दो, ठीक है सर। तो हमेशा याद रखना जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है सर।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे कहता है कि नेट प्रॉफिट मेरे पास 60,000 रुपये का है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर, ये याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 1,80,000 रुपये का है और एक्सपेंसेस उसने कहा मुझे फाइंड करके दो। अब एक्सपेंसेस यार यहाँ पे नेगेटिव में है तो अच्छा नहीं लगता, हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव में लेकर आ जाएंगे और इसको इधर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंस, ठीक है सर, 1,80,000 रुपये माइनस, ठीक है, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। 60,000 रुपये माइनस करूँगा तो 1,20,000 रुपये मेरे पास एक्सपेंस आ जाएंगे, ठीक है सर। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1,20,000, ठीक है सर, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। फिर सर इस पे आते हैं, हमारे पास ये 14th है। द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। पता होगा यार, ये तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी वैसे बताया हुआ है आप लोगों को, और पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि यार इसका MCQs बनता है, तो आप खुद देख लें, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, कहता है अब आते हैं 15 पे। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हेल्पिंग बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू आर रेवेन्यू सर, कहते हैं कौन सी सोर्सेज हैं जो बिज़नेस को हेल्प करती है रेवेन्यू कमाने में, ठीक है यार। देखो इसका ये इस तरीके के MCQs पहले कभी 10 साल में नहीं पूछा एग्जामिनर ने, और मैंने काफ़ी कोशिश की इसका आंसर ढूंढने की भी, लेकिन मुझे नहीं मिला कहीं से जो ऑथेंटिक हो। लेकिन यार मेरे हिसाब से जो इसका आंसर बनता है ना, वो एसिड्स बनता है सर। एसिड ही आपके होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है सर। और दूसरी बात ये कि अगर यार एसिड्स को भी देखो ना, तो एसिड में क्या क्या आता है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो सर एसिड में लायबिलिटी कैपिटल भी आ गया और आपकी लायबिलिटी भी आ गई, तो इसीलिए मैंने इसको एसिड कंसिडर किया है कि यार ये ऑप्शन जो है बेस्ट है, क्योंकि एसिड में आपकी ये दोनों चीज़ें भी कवर हो जाती है ना, तो इसीलिए इसको एसिड, मैंने तो यार एसिड किया है, तो मेरे हिसाब से भी एसिड ही सही है, वरना आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हो। बाकी जितने MCQs हैं उन सब के ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है सर। तो ये मैं आप लोगों पे भी छोड़ देता हूँ, वैसे मुझे ये लगा तो यार मैंने आपको ये बताया। अच्छा सर, फर्दर आगे आते हैं। द एंट्री क्या कहते हैं, द एंट्री विच कंटेन मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, जिसमें मोर देन एंट्री आपकी हो। अब सर आप कहेंगे सर यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सर ने हमें पढ़ाया नहीं, तो यार अगर आपको याद हो ना, तो मैंने परचेज डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट इन दोनों की एंट्रीज बनवाई थी मैंने आपको, कि तीन चीज़ें आ रही थी उसमें, तीन चीज़ें आ रही थी। एक में आ रहा था अकाउंट रिसीवेबल पेबल आ रहा था, परचेज डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट आ रहा था, ठीक है सर, कैश या बैंक आ रहा था। तो मैंने कराया था, नहीं कराया था, आप लोग कराया था। और जर्नल के मैंने 5 पेपर्स भी जब कराए थे, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यार इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, और मैंने सेपरेट उस पर लेक्चर बनाया था कि यार इस तरीके की एंट्रीज करके जाना, एग्जाम में पूछता है, ठीक है सर। कंपाउंड एंट्री हो गई 17। 18 पे आते हैं। 18 पे कहता है दिस इज़ नॉट अ लायबिलिटी। कौन सी चीज़ लायबिलिटी नहीं है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। अक्रूड एक्सपेंस, अच्छा अक्रूड एक्सपेंस आ गया, हमने ऊपर अनअर्न्ड कमीशन पढ़ा था। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई ख़र्चा हो गया है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया। आपने किसी बंदे को कहा कि यार मुझे आप कोई भी चीज़, मतलब कोई भी जैसे कि सैलरी के एग्जांपल, आपके पास वर्कर हैं, वर्कर ने पूरा महीना काम किया, एंड में सैलरी देनी है उनको, वो एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन आपने उस बंदे को अभी तक पैसे नहीं दिए, आपने कहा कि मैं अगले महीने में दूंगा, तो वो एक्सपेंस जो है वो, ठीक है, आपकी ये भी क्या होती है, लायबिलिटी होती है कि आपने अगले बंदे को पैसे नहीं दिए। कोई एक्सपेंस था जो पे करना था लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो वो भी एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बताया, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि आपकी जब बैंक में 100 रुपये पड़े और आपने 200 रुपये का चेक 100 रुपये पड़े थे आपने, हाँ बिल्कुल 100 रुपये पड़े थे, आपने 200 रुपये का किसी को चेक दिया, अब चेक बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा, और चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है। तो बैंक ने कहा कि सर हम आपको एक फेवर करते हैं, मुझे उन्होंने कॉल की कि सर आपके अकाउंट में 100 रुपये पड़े हुए हैं लेकिन आपने चेक तो 200 रुपये का दिया, आप चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो आपने बैंक को कहा कि यार आप मुझे जो है वो 100 रुपये एक्स्ट्रा अभी इसको चेक क्लियर कर दें, मैं इंशाल्लाह फिर आपको बाद में पे कर दूँ। तो आपके अकाउंट में पड़े 100 रुपये हुए थे लेकिन आपको 200 रुपये का चेक क्लियर करके दिया बैंक ने, इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, ये भी आपकी जो है वो हमने ऊपर कवर की थी कि आपने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए लेकिन सर्विसेज दी नहीं, तो ये भी एक तरीके से आपकी लायबिलिटी। तो सर ऑफिस सप्लाइज ये हमारे पास एक एसेट्स होते हैं, तो सर ये हमारे पास लायबिलिटी नहीं है। 19 पे आते हैं।
इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड, सर ये अभी अभी हमने देखा था, एसेट हमारे पास बैलेंस शीट में आते हैं और लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास बैलेंस शीट में आती है। इनकम, हाँ सर इनकम हमारे पास जो है वो इनकम, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आता है, बिल्कुल सर आता है, लेकिन सर कैपिटल तो हमारा बैलेंस शीट में आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ गलत दी हुई है, अब और से MCQs को पढ़ना है आपने, ठीक है सर। फिर उसके बाद फर्दर आके आते हैं लाइबिलिटी, सर ये तो बैलेंस शीट में आती है, तो सर ये भी ऑप्शन कट गया। हाँ इनकम तो आती है लेकिन बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में आती है ना, तो इसीलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। सर इस पर आते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, हाँ सर ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है सर, तो हमने इसको कर लिया। फिर उसके बाद कहता है मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल, ठीक है सर, सेल्स जर्नल। अच्छा सर यहाँ पे ना एक छोटी सी बारीक चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपने सीख ली तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और अच्छा हो जाएगा। वैसे मैंने इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है, आप अगर मेरे चैनल पे जाए ना तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि मर्चेंडाइजेस, ठीक है, मर्चेंडाइजेस, हाउ टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइजेस। अच्छा हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जे डॉट क्लोथिंग स्टोर, ठीक है सर, जे डॉट एक क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है, कपड़ों का कारोबार करता है। अब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन गिवन है कि भाई जे डॉट परचेज क्लोथ्स, ठीक है सर, एक ये एंट्री है और एक है जे डॉट परचेज बाइक, ठीक है सर। अब ये दो चीज़ें 100 रुपये की, ये भी 100 रुपये की। अब सर मैं इसकी एंट्री बनाऊँ ना तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैं मुझे बताओ, पहले आप पोस्ट करो, खुद बनाओ और फिर देखो कि आपने सही बनाई। अब इसकी एंट्री बनेगी, ठीक है सर, हम परचेज की, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है सर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस डेबिट, और हमने कैश पे भाई खरीदी है तो इसकी एंट्री बन जाएगी ये वाली, ठीक है सर। लेकिन सर अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊँ ना तो इसकी एंट्री बनेगी बाइक डेबिट कैश क्रेडिट, 100 रुपये 100 रुपये। सर यहाँ पे आपने परचेजेस लिखा है, यहाँ पे आपने बाइक लिखा है, मसला क्या है सर, क्या मतलब क्या इसमें ऐसा डिफरेंट है। तो यार जिस चीज़ का आप कारोबार करते हो, जिस चीज़ का आप कारोबार करते हो, अगर वही चीज़ आप परचेज करोगे ना, आप उसको परचेजेस से रिकॉर्ड करोगे, और अगर आप इसको सेल्स करोगे तो फिर आप सेल्स से रिकॉर्ड करोगे। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इसी तरीके से स्टूडेंट के साथ खेलता है। बाइक, क्या आप बाइक का बिजनेस करते हो, नहीं सर हम तो क्लोथिंग का बिजनेस करते हैं, तो वो चीज़ जो आप जिसका आप कारोबार नहीं करते, वो चीज़ अगर बाय करोगे तो आप उसको उसी नाम से रिकॉर्ड करोगे। जनरल में याद रखें, परचेज अ कंप्यूटर, परचेज अ कार, परचेज अ बाइक, परचेज ये फर्नीचर, हमने उसको उसी नाम से रिकॉर्ड किया था। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ का कारोबार करते हो वही चीज़ आपको एग्जामिनर दिए तो आप उसको परचेज से रिकॉर्ड करोगे। एग्जामिनर ये भी करता है कि आपके लिए आसानी कर देता है कि जे डॉट परचेज मर्चेंडाइज, अगर वो मर्चेंडाइज वर्ड यूज़ करता है तो भी आप उसको परचेजेस से ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए वो मर्चेंडाइज नहीं लिखता, वो आपको वही चीज़ देता है जिसका आप बिज़नेस करते हो, और वो देखना चाहता है कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है कि आप जो है वो उसको पहचान लेते हो नहीं पहचान लेते। वैसे एग्जामिनर मर्चेंडाइजेज ही लिख के देता है, लेकिन इन केस अगर नहीं लिख के देता ना मर्चेंडाइज, तो फिर आपको क्वेश्चन के नाम को ज़रूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि यार कौन सी मेरे लिए मर्चेंडाइज है, कौन सी नहीं है, ठीक है सर। तो जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो वही चीज़ आप अगर परचेज कर रहे हो वो आपके लिए मर्चेंडाइज है, और मर्चेंडाइज को हम परचेजेस और सेल्स से, परचेज कर रहे हो तो परचेज से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स कर रहे हो तो सेल्स से रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसने मर्चेंडाइज वर्ड नहीं खुद यूज़ किया तो आपने ये जज करना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसका आप कारोबार ही नहीं करते तो फिर आपको उसको अपने नाम से ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपने समझ जानी, अगर ये नहीं समझी तो आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे उसने वर्ड खुद यूज़ किया है कि मर्चेंडाइजेस, ठीक है सर। अब मर्चेंडाइजेस हमने ख़रीद की तो ठीक है, हमने बेची है ना, सोल्ड की है, तो हम इसको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज में तो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमने परचेज तो की नहीं, हमने तो सेल्स की है, हमने सेल्स की है तो हम इसको सेल्स में, अगर परचेज की होती तो हम इसको परचेज में रिकॉर्ड करते। तो सर परचेज रिटर्न तो है ही नहीं ना यार, तो सर कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो सर हमने जब मर्चेंडाइजेस बेची और सेल्स की तो हम सेल्स जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे ना, परचेज में क्यों रिकॉर्ड करेंगे हम उसको, ठीक है सर। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात कि हमने इसको क्रेडिट पे बेचा है ना, तो क्रेडिट पे बेचा है तो हम इसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है सर। तो ये हमारे पास जो है वो सारे MCQs थे। कोशिश की मैंने
कि आपको जितनी डिटेल में हो सके आपको समझाऊं, और या जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं वो मुझे बताएं कि जितनी मैंने चीज़ें आपको कवर कराई हैं ऑलमोस्ट 15 to 18 MCQs तो वहीं से ही हैं। एक दो MCQs जो बाहर से थे, बाकी उसके अलावा उसने कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं MCQs पूछे। 20 MCQs थे, अगर 20 के 20 मार्क्स आपके आ जाते हैं फिर शॉर्ट और लॉन्ग करना आपके लिए आसान है, पेपर इजीली पास भी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर होगी, समझ में आई है तो दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कोशिश करें मैक्सिमम लोगों तक जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन बेचारों की भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं अभी आपको लिए फर्दर और डिटेल में चीज़ों को पढ़ा सकूं, शेयर कर सकूं। ठीक है सर, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूं, एक एक चीज़ क्लियर करा दूं और ना सिर्फ जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ा दूं बल्कि इतना समझा दूं कि इंशाल्लाह आप लोगों को आपके लिए जो है वो जब आप किसी को पढ़ाएँ भी तो आप ईज़िली उसको भी पढ़ा सकें। ठीक है सर, तो ये था। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं सेक्शन